नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल एस ऑफ हॉरर में, जहाँ से मैं आपको सुनाता हूँ भूत प्रेत जिन जिन्नात की भूतियाँ और डरावनी कहानियाँ, जो कि मैं लेके आता हूँ इंटरनेट के कुछ आर्टिकल्स और सब्सक्राइबर्स द्वारा भेजी हुई कहानियों से। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी चाहते हैं कि मैं आपकी कहानी अपनी आवाज़ में सुनाऊँ तो आप लोग अपनी कहानी मुझे भेज सकते हैं abhasin102@gmail.com पे। मैं ज़रूर आपकी कहानी सुनाना पसंद करूँगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के सीधा बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। मैं एक पुलिस अधिकारी हूँ और एक बार मुझे कॉल आई थी जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। मेरी शिफ्ट किसी भी अन्य शिफ्ट की तरह ही शुरू हुई। मेरी शिफ्ट रात के 9 बजे शुरू हुई और मुझे सुबह के 7 बजे तक अपनी ड्यूटी करनी थी। सोमवार की रात थी और काफ़ी ठंड भी थी। शाम की ब्रीफिंग के बाद मैंने कार की चाबियों का एक सेट लिया और अपना सारा ज़रूरी सामान अपने कार की डिक्की में डाल दिया। हमारी टीम में संख्या कम थी, इसलिए मैं शाम के लिए सिंगल क्रू में था। हालांकि मैं इस बात से खुश था। मैं हमेशा अकेले रहना पसंद करता था। मैंने पाया कि मुझे हमेशा दूसरों के सामने मुखौटा लगाना पड़ता है, लेकिन अकेले में मैं आखिरकार खुद बन सकता था। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन अपने आप में रहना मुझे हमेशा सहज महसूस कराता था। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि मुझे लगा कि मेरा दिल अब नौकरी में नहीं है। जब मैंने नौकरी शुरू की तो मुझे लगा कि मैं एक हीरो हूँ, जैसे मैं वास्तव में बदलाव ला सकता हूँ। पर अब मैं बस एक स्प्रेडशीट पर एक नंबर हूँ जो दिन भर काम करते समय सिर्फ ये सोचता है कि रात कब होगी और मैं घर कब पहुँचूँगा। समय धीरे धीरे बीतता गया और मैं बिना किसी उद्देश्य के अंधेरी शांत सड़कों पर गाड़ी चलाता रहा। मेरी आंखें भारी होने लगी और जैसे जैसे रात के 3 बजने लगे तो मुझे जागने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था। मैं इतना थक गया था कि मैंने सोचा कि किसी शांत जगह पर गाड़ी लगा के थोड़ी देर सो लिया जाए। तभी अचानक मेरे रेडियो पर एक कॉल ने मुझे चौंका दिया। यांकी ब्रावो 26। ये सुनकर मैं चौंक गया। मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मैंने रेडियो को पूरी आवाज़ पर लगा रखा था। मैंने उसे उठाया और जवाब दिया, यांकी ब्रावो 26, आगे बढ़ो। मैंने कहा। कंट्रोल रूम ऑपरेटर ने बताया कि एक साइलेंट कॉल आई थी और मुझे उस जगह पर पहुंचने के लिए सभी ज़रूरी जानकारी बताई जहां से कॉल आ रही थी। ऐसी कॉल्स आमतौर पर चिंता की बात नहीं होती थी। 10 में से 9 बार वह गलती से पॉकेट डायल हो जाती थी। इसलिए मैं उस पते पर गया जहाँ से कॉल आ रही थी और जब मैं वहाँ पहुँचा तो निराशा की लहर मेरे ऊपर छा गई। ये एक बिल्डिंग थी जिसमें काफ़ी सारे फ्लैट्स थे। मैंने अधिक जानकारी के लिए कंट्रोल रूम को कॉल किया, लेकिन वो मुझे केवल इतना ही बता पाए कि कॉल इसी पते से आई थी। मैं अपनी कार से बाहर निकला और इमारत के चारों ओर देखा। ये बहुत बड़ी थी और वहाँ कम से कम 50 फ्लैट्स थे। मैंने जांच की कि क्या मैं बाहर से कोई रोशनी देख सकता हूँ, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मुझे पता था कि मुझे क्या करना है। मुझे अंदर जाना होगा और दरवाज़ा खटखटाना होगा ताकि पता चल सके कि हमें किसने कॉल किया है। मैंने गहरी सांस ली और इमारत के सामने की ओर चल दिया। मुझे लगा कि दरवाज़ा बंद होगा, लेकिन जब मैंने उसे हाथ से पकड़ा तो वो एक तेज़ आवाज़ के साथ खुल गया। मैं एक लंबे काले गलियारे में चला गया और दरवाज़ा मेरे पीछे एक धमाके के साथ बंद हो गया, जिसकी गूंज अंधेरे गलियारे में गूंजी। अचानक मैं पूरी तरह से अंधेरे में डूब गया। मैंने अपनी टॉर्च निकाली और उसे क्लिक किया। मेरी टॉर्च एक झिलमिलाहट के साथ जली, जिससे दलान में हल्की रोशनी हो गई। अब मैं देख पा रहा था और हॉलवे के एंड में मुझे सीढ़ियाँ दिख रही थी। मैंने एक पल के लिए इधर उधर देखा कि कहीं कोई लाइट स्विच तो नहीं है, और मुझे एक लाइट स्विच मिल गया। भगवान का शुक्र है, मैंने खुद से कहा। मैंने स्विच को दबाया, जिसके परिणाम स्वरूप बल्ब के फूटने से एक पॉप हुआ, जिससे मैं थोड़ा चौंक गया। अब मेरे पास रास्ता रोशन करने के लिए सिर्फ मेरी टॉर्च थी और धीरे धीरे मैं अपने आगे की सीढ़ियों की ओर बढ़ा। जब मैं ऊपर पहुंचा तो एक और लंबा गहरा काला गलियारा मेरा स्वागत करते हुए दिखाई दिया। हालांकि इस गलियारे के दोनों ओर दरवाजे थे। मैंने उन पर अपनी टॉर्च चमकाई। वो पुराने लग रहे थे। उन सभी का पेंट उखड़ रहा था। मैंने नीचे देखा और पहली बार देखा कि फर्श कितना गंदा लग रहा था। और ये सबसे बुरी बात नहीं थी, हवा में भयानक बदबू थी। यह बहुत भयानक थी। यह किसी मरे हुए जानवर या किसी सड़े हुए भोजन की तरह महक रहा था। पुलिस में हमेशा ऐसी जगहें होती है जहाँ से आप बाहर निकलते समय अपने पैर पहुँचते हैं, और ये जगह उनमें से एक थी। कालीन पर हर जगह दाग थे, गहरे काले दाग। उस समय मैंने खुद को याद दिलाया
कि शायद किसी ने गलती से हमें फ़ोन किया है और मुझे बस सुनिश्चित करना था कि सभी ठीक है। इसलिए मैंने दरवाजे खटखटाना शुरू कर दिए। पहली कुछ बार जब मैंने अलग अलग दरवाज़ों पर दस्तक दी तो किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। मैं किसी भी फ्लैट में जबरन घुसना नहीं चाहता था। अगर मैं पूरी ईमानदारी से कहूँ तो मैं कागजात की परेशानी नहीं चाहता था। मैं दूसरे दरवाजे पर दस्तक देता रहा। तभी मुझे ऊपर से एक हल्की आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई फर्नीचर को फर्श पे घसीट रहा हो। तब मुझे पता चल गया कि यहाँ कोई है। मैं सीढ़ियाँ चढ़ा, अगले फ्लोर पे गया और उस फ्लैट में पहुँच गया जहाँ मुझे लगा कि आवाज़ आ रही थी। जब मैं इस फ्लोर पे पहुँचा तो मैंने एक दरवाजे के नीचे से रोशनी की एक छोटी सी रेखा निकलती देखी। मैं वहाँ गया और ज़ोर से खटखटाया। हेलो पुलिस, क्या आप कृपया दरवाजे पर आ सकते हैं? मैंने पूरे अधिकार के साथ कहा। मैं दूसरी तरफ से सरसराहट सुन सकता था। फिर अचानक दरवाज़ा धीरे धीरे खुलने लगा। मैंने खुद को एक बूढ़े दुबले पतले आदमी को देखते हुए पाया। मैं उसके चेहरे का सिर्फ एक हिस्सा ही देख पा रहा था क्योंकि वो आधे खुले दरवाजे के चारों ओर देख रहा था। वो अपने चेहरे से अविश्वसनीय रूप से दुबला था और उसकी दाढ़ी लंबी और बिखरी हुई थी। हमें इस पते से कॉल आया था। मैं बस ये सुनिश्चित करने के लिए आया हूँ कि सब कुछ ठीक है, मैंने कहा। उसने पहले तो जवाब नहीं दिया। उसकी बड़ी बड़ी आंखें दलान में झांक रही थी जैसे वह कुछ ढूंढ रहा हो। सब कुछ ठीक है, उसने फुसफुसाया। तुम्हें चले जाना चाहिए। क्यों? मैंने उलझन में पूछा। बूढ़े आदमी ने मेरे सामने दरवाज़ा बंद कर दिया और दरवाजे के नीचे से रोशनी गायब हो गई। मैं उलझन में था और प्रतिक्रिया करने में असमर्थ था। मैं समझ नहीं सकता था कि क्यों, लेकिन इस पल मुझे बेचैनी का एहसास होने लगा। क्या मैं यहाँ खतरे में था? मुझे बस इतना पता था कि मुझे अभी भी उस व्यक्ति को ढूंढना है जिसने पुलिस में कॉल किया था, चाहे वह गलती से किया हो या नहीं। मैंने एक बार फिर खुद को संभाला और डोर टू डोर जाने की अपनी कोशिश जारी रखी। मुझे अभी भी सन्नाटा ही मिला और जब मैं इमारत में गुजर रहा था तो दुर्गंध और भी बढ़ गई। जैसे जैसे गंध तेज होती गई मुझे एहसास हुआ कि ये कुछ ऐसा है जिसे मैं पहचान सकता था। यह मौत की गंध थी। कोई भी पुलिस अधिकारी आपको बताएगा कि यह गंध आपकी नाक में पड़ते ही तुरंत पहचानी जा सकती है। मुझे अपने पेट में दर्द महसूस हुआ। मैंने पहले भी मौत देखी थी, लेकिन मैंने आज इसके लिए खुद को तैयार नहीं किया था। मैंने बैकअप के लिए कॉल करने के लिए अपना रेडियो पकड़ा, लेकिन मुझे निराशा मिली। सभी अन्य पुलिस अधिकारी आपातकालीन कॉल पर थे। निराश होकर मैं अपनी नाक का अनुसरण करता रहा और दुर्गंध के स्रोत को ढूंढता रहा। जैसे ही मैं सीढ़ियों की एक और पंक्ति पर चढ़ा, मेरे पेट में हलचल बढ़ती गई और हवा में बदबू भी बढ़ती गई। तभी अचानक मुझे एक धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई रो रहा है और उसे जितना हो सके दबाने की कोशिश कर रहा है। मैं मानता हूँ अब मैं डर गया था। मैं अपने मुंह में अपने दिल की धड़कन महसूस कर सकता था और पसीना धीरे धीरे मेरे माथे से नीचे उतरने लगा था। वो शांत फुसफुसाहट जारी रही। कौन है वहाँ? मैंने आवाज़ में थोड़ी घबराहट के साथ पुकारा। रोना अचानक बंद हो गया और मैं पूरी तरह से चुप हो गया। मैं बहुत देर तक पूरी तरह से स्थिर खड़ा रहा, किसी और आवाज़ के लिए बाहर देखता रहा और अब मैं बस बाहर से आती हुई हवा की सीटी सुन सकता था। मैंने अपनी टॉर्च को अपने सामने घुमाया और जो मैंने देखा उससे मैं डर गया। हर जगह काले धब्बे थे, दीवारों और फर्श पर। जिस तरह से धब्बे बने थे मुझे पता था कि यह खून होगा। मैंने एक बार फिर अपना रेडियो पकड़ा और मेरा दिल बैठ गया। मेरा रेडियो डेड हो गया था और मेरी एक्स्ट्रा बैटरीज मेरी कार में पड़ी थी। अरे यार, मैंने खुद से फुसफुसाया। अपनी थकान में मैं गंभीर रूप से लापरवाह हो गया था। मैं सीढ़ियों की ओर मुड़ा और अपनी कार की ओर भागने ही वाला था कि एक और आवाज़ आई। मेरे पीछे से भारी सांसों की आवाज़ आ रही थी। ये सिर्फ इतनी तेज़ थी कि मैं इसे सुन पाऊँ। मैं जल्दी से मुड़ा और अपने टॉर्च की रोशनी गलियारे की तरफ मारी। सांसों की आवाज़ रुक गई। हालांकि मैंने देखा कि एक दरवाज़ा खुला था। ऐसा पहले नहीं था। मेरी पीठ मुड़ी होने पर किसी ने इसे खोला होगा। मेरे शरीर का एक हिस्सा मुझे कह रहा था कि मुझे वापस मुड़ जाना चाहिए और अपनी कार में वापस जाना चाहिए, लेकिन मेरे एक हिस्से को यह जानना था कि वहाँ क्या है। मैंने अपनी बेल्ट से गन निकाली और आगे बढ़ा। मैं खुले दरवाजे पर आया और गंध असहनीय थी और मुझे पता था कि यह गंध इसी कमरे से आ रही है। और जैसे ही मैंने फ्लैट के अंदर कदम रखा, मुझे अपने बगल में एक लाइट स्विच मिला और मैंने उसे चालू कर दिया और मैंने जो देखा
उसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। हर जगह खून था, दीवारें, फर्श, छत, और जितने शव मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखे थे उससे कहीं ज़्यादा शव वहाँ थे। वो सभी नग्न थे और बूचड़ खाने में सूअरों की तरह लटके हुए थे। वे दुबले पतले और हल्के भूरे रंग के थे। कुछ ऐसे लग रहे थे कि जैसे वे महीने से वहीं पड़े हों, और कुछ ऐसे लग रहे थे कि जैसे उन्हें अभी अभी लटकाया गया हो। जैसे ही मैं धीरे धीरे फ्लैट से बाहर निकला, मेरी सांस तेज हो गई, और जैसे ही मैं गलियारे में पहुंचा, अचानक मैंने किसी के हंसने की आवाज़ सुनी। ये बहुत कम आवाज़ थी, लगभग संपादित की गई आवाज़। मैं ठीक से नहीं बता पाया कि ये कहाँ से आ रही थी, लेकिन ये तेज़ और तेज़ होती जा रही थी, जिससे आखिरकार मैं अपना धैर्य खो बैठा। मैं तेज़ी से दौड़ा और सीढ़ियों से नीचे उतरा। मुझे लगा कि कोई मेरे ठीक पीछे है, जबकि हंसी जारी थी। सीढ़ियाँ ऐसे लग रही थी मानो कभी ख़त्म ही ना हो, लेकिन मेरे आश्चर्य के लिए मैं पहले वाले बूढ़े आदमी से टकरा गया। उसने मेरी बाजू कसकर पकड़ी और मुझे खींच लिया। मेरे पीछे आओ, उसने धीमे स्वर में कहा। मैंने बिना कोई सवाल किए ऐसा किया। मैं जवाब देने के लिए बहुत घबराया हुआ था, क्योंकि वह मुझे जल्दी से अपने फ्लैट में ले गया। जब हम पहुंचे तो उसने जल्दी से अपने पीछे का दरवाज़ा बंद कर दिया। यह क्या बकवास था, मैंने जोर से चिल्लाया। श्श्श, बूढ़े आदमी ने दरवाजे पर कान लगाकर कहा। बैठ जाओ, उसने फुसफुसाया। मैं कांपते हुए उसके सोफे पर बैठ गया। मेरी सारी ट्रेनिंग, मेरे सालों का अनुभव मानो गायब हो गया। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या करूं। मुझे माफ़ करें, बूढ़े आदमी ने मेरी ओर मुड़ते हुए कहा। मेरी ही गलती की वजह से तुम यहाँ आए हो, उसने कहा। तुम्हारा क्या मतलब है, मैंने फुसफुसाते हुए कहा। मैंने ही तुम्हें बुलाया था, बूढ़े आदमी ने कहा। मैं शब्दों के लिए खो गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा था। यह सब एक बुरे सपने जैसा लग रहा था। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे चलकर मेरे सामने एक धूल भरी कुर्सी पर बैठ गया और उसने फिर से बोलना शुरू कर दिया। मुझे परवाह नहीं है कि तुम इस पर विश्वास करो या नहीं, इसलिए मैं तुम्हें वैसे भी बता दूंगा। उसने गहरी सांस ली और कहा, वो चीज़ जो ऊपर है, वो जो भी है, वो इंसान नहीं है। हर कुछ महीनों में ये बाहर आती है और ये इंसानों को खाती है। मैंने तुम्हें बुलाया जब आज रात फिर से ऐसा होने लगा, लेकिन मैं बोल नहीं पाया। जो भी हो, ये तुम्हारे विचारों को जानता है, ये आपको महसूस करता है। अगर तुम कोशिश करोगे और छोड़ दोगे तो ये जान जाएगा। मैं स्पष्ट रूप से भयभीत और भ्रमित था कि वह क्या कह रहा है। मैंने खुद से सोचा कि शायद वो पागल हो। हालांकि मैं इस नौकरी में इतने लंबे समय से था कि मुझे पता था कि कोई कब झूठ बोल रहा है, और मैं उस आदमी की आंखों में देख सकता था कि वह सच बोल रहा था। जब वो फिर से बोलने लगा तो मैं चुपचाप बैठ गया। ये हमेशा एक जैसा ही होता है। हर कुछ महीने में यह हम में से कुछ लोगों को उस कमरे में ले जाता है और वे कभी नहीं निकलते। अगली सुबह कुछ लोग सफाई करने आते हैं और बस ऐसे ही फ्लैट फिर से किराए पर दे दिया जाता है। मैं यहाँ सिर्फ इसीलिए आया क्योंकि किराया सस्ता था। अब मुझे पता है क्यों। और उसने आह भरी। ये जानता है कि लोगों को कौन सी चीज़ पसंद आएगी। ऐसा लगता है कि ये आपके दिमाग को पढ़ सकता है या आपके दिमाग में घुस जाता है। मुझे नहीं पता कि इसने मुझे अभी तक क्यों नहीं चुना, लेकिन मुझे पता है कि जो कभी वहाँ से निकलने की कोशिश करता है या मदद ढूंढने की कोशिश करता है, वह उस कमरे में पहुँच जाता है। तो हम क्या करें, मैंने कहा। अचानक बूढ़े आदमी को दरवाजे पर 3 जोरदार दस्तकों ने बाधित कर दिया। हम उसे घूरते रहे। दरवाजे की कुंडी खड़खड़ाने लगी। हिलना मत, बूढ़े आदमी ने फुसफुसाया। मैं वैसे भी हिल नहीं सकता था, मैं जम गया था। दरवाजे की दूसरी तरफ जो कुछ भी था वह अंदर आने के लिए और भी ज़्यादा बेताब हो रहा था, जब तक कि धमाका और खड़खड़ाहट एक साथ बंद नहीं हो गई। प्लीज़ प्लीज़ मुझे अंदर आने दो, दरवाजे के पीछे से एक आवाज़ आई। ये मेरी पत्नी की आवाज़ थी और मैं इसे एकदम साफ तरह से सुन सकता था। लेकिन वो यहाँ क्या कर रही थी? वो मेरी पत्नी है, मैंने खड़े होकर कहा। नहीं, ये नहीं है, बूढ़े आदमी ने कहा। इसे अंदर मत आने देना। मैं सिर्फ झांकने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ा और मैंने देखा कि वहाँ मेरी बीवी खड़ी थी। वे
बहुत डरी हुई लग रही थी और वो रो रही थी। उसने अपनी आंखों में गहरी उदासी के साथ मेरी तरफ देखा। लेकिन मैं आप लोगों को बताना तो भूल ही गया कि मेरी पत्नी 2 साल से लापता थी। मैंने उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन अब वो यहीं थी। एकदम साफ तरीके से वो मुझे बाहर देख सकती थी और वह मुझसे अंदर आने की भीख मांग रही थी। बूढ़ा आदमी उछल पड़ा और उसने मुझे पकड़ लिया। मुझे दरवाज़ा खोलने से रोकने की उसने पूरी कोशिश की, लेकिन मैंने उसे आसानी से काबू में कर लिया। मैंने उसे अपनी कोहनी से पीछे धकेला और दरवाज़ा खोलना शुरू किया। डार्लिंग, यहाँ आओ, मैंने बोल्ट खोलते हुए और दरवाज़ा खोलते हुए चिल्लाया। बूढ़ा आदमी सही था, ये मेरी पत्नी नहीं थी। वो जो भी चीज़ थी, उसका शरीर पतला और लंबा था। उसकी बाजुएं लंबी थी और लगभग फर्श को छू रही थी। उसकी त्वचा हल्के नीले रंग की थी और उसकी नसें लाल थी। उसका मुंह उसके चेहरे के बीच में एक छोटा सा छेद जैसा था और उसकी कोई आंखें नहीं थी। उसने जल्दी से अपना सिर बाएं से दाएं घुमाया और ऐसा लग रहा था कि वह मेरे और बूढ़े आदमी के बीच देख रहा है। हर बार जब उसका सिर हिलता था तो उसकी गर्दन से एक अजीब सी हड्डियां चटकने की आवाज़ आती थी। तुम बेवकूफ़ हो, बूढ़ा आदमी ने कहा। तुमने उसे अनुमति दे दी। अचानक बहुत तेजी से उस प्राणी ने मुझे एक तरफ धकेल दिया और बूढ़े आदमी की ओर छलांग लगा दी। ये सब इतनी तेजी से हुआ और एक झटके में उस प्राणी ने उसे पैर से पकड़ लिया और उसे गलियारे में खींच लिया। उसकी चीखें दलान में गूंज उठी और वो जीव उसे खींचता हुआ अंधेरे में गायब हो गया। चीखें जारी रहने पर मैं डर के मारे खड़ा रहा। वो चीज़ उसे ऊपर टॉर्चर कर रही थी, मुझे ये पता था। मैंने अपने कानों पर हाथ रख लिए। मैं अब और नहीं सुन सकता था, मुझे यहाँ से निकल जाना था। बूढ़े आदमी की चीखें इमारत में गूंजती रही। कुछ देर के लिए मैं हिलने डुलने में असमर्थ था, सोचने में असमर्थ था। मैं बहुत डरा हुआ था, लेकिन फिर मुझे अपना कर्तव्य याद आया। मुझे याद था कि मैंने इतने साल पहले फोर्स क्यों ज्वाइन की थी। इससे पहले कि जीवन और नौकरी ने मुझे बर्बाद कर दिया था। मुझे सुरक्षा करनी थी, ये मेरा काम था। इसलिए मैंने एक बार फिर खुद को संभाला और अंधेरे में ऊपर की ओर बढ़ा। वो जानी पहचानी बदबू मुझे उस कमरे तक ले जा रही थी। मैं उस मंजिल पर पहुंच गया जहां कमरा था और दरान में अपनी टॉर्च जलाई। बूढ़े आदमी की हताश चीखें अब बंद हो गई थी। मुझे पता था कि मैं बहुत देर कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं आगे बढ़ा और जैसे ही मैं करीब पहुंचा मुझे एक हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। मैं चुपके से दरवाजे के करीब बढ़ा और अब मैं उस चीज़ की सांसों की आवाज़ सुन सकता था। मैं और भी करीब गया जब तक कि मैं कमरे में प्रवेश द्वार पर नहीं पहुंच गया और मैंने देखा कि एक हाथ धीरे धीरे दरवाजे के चारों ओर पहुंच रहा है। मैं रुक गया और उसे घूरते हुए इंतज़ार करने लगा। उसके लंबे पंजे दरवाजे के फ्रेम पर अजीब तरीके से टैप कर रहे थे और तभी एक बार फिर से हंसी शुरू हो गई। इस बार ये ज़्यादा तेज़ थी और मुझे लगा जैसे आवाज़ मेरे दिमाग की गहराई से आ रही है। मुझे डर लग रहा है कि वह चला गया है, एक आवाज़ ने कहा। आवाज़ मेरे कान के ठीक पास थी, जिससे मैं चौंक गया। वो मुझसे बात करना जारी रखती रही। मैं जम गया था। लगभग ऐसा लग रहा था जैसे वह मेरी हरकतों को नियंत्रित कर रहा हो। हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, हम दोस्त बन सकते हैं, आवाज़ जारी रही। वो धीरे धीरे दलान से बाहर निकलकर एक बार फिर से मेरे सामने आया। धीरे धीरे उसने अपना सिर कमरे की ओर घुमाया। तुम्हें पता है ना कि यह तुम्हारी ही गलती थी कि वो मर गई। वो चीज़ मेरी बीवी के बारे में बात कर रही थी। मेरे सिर में यह आवाज़ सुनकर बहुत तेज़ दर्द हो रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे मेरी खोपड़ी में कोई पिन ठोक दी गई हो। शायद अगर तुम अपने काम के प्रति इतना जुनूनी ना होते, एक्स्ट्रा शिफ्ट्स लेना, हमेशा अपने बारे में सोचना, तो तुम शायद वहाँ होते और अपनी बीवी को बचा सकते। अब दर्द असहनीय था। मैंने पहले कभी ऐसा महसूस नहीं किया था, लेकिन दर्द के बावजूद मैं बूढ़े आदमी की कही हुई एक बात याद रखने में कामयाब रहा। वह जानता है कि कौन डरपोक है और इसलिए उसने अपने शिकार भी ऐसे लोग चुने हैं जो कभी भागेंगे नहीं और वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा। शायद, बस शायद मैं पलट सकता हूँ, उसे अनदेखा कर सकता हूँ और बाहर निकल सकता हूँ। क्या ये इतना आसान हो सकता है? मैंने खुद से कहा और मैं खुद से कहता रहा कि मैं उसे अनदेखा करके आगे बढ़ सकता हूँ,
ये इतना ही मुश्किल नहीं है। मैं आगे बढ़ता रहा, हर समय उसके विचित्र शरीर को अपने पीछे चलते हुए सुनता रहा। वो इतना करीब था कि मैं अपनी गर्दन पर उसकी गर्म सांसें महसूस कर सकता था। वो मुझसे बात करता रहा, मुझे सभी तरह से यातना देने के बारे में बताता रहा, लेकिन मैं डटा रहा। अपने डर के बावजूद मैं एक बात जानता था कि वो प्राणी मुझे रोकने की कोशिश नहीं कर सकता था। वो सिर्फ मेरी हिम्मत और मेरा साहस तोड़ के मुझे यहाँ पर कैद कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला था। जैसे ही मैं बाहर जाने के करीब पहुंचा, कुछ ऐसा हुआ जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। वो चीज़ हताश होने लगी, मुझसे रुकने की भीख मांगने लगी। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, वो बोला। तुम हमेशा के लिए जी सकते हो। मैंने ये उस घटिया इंसान के लिए किया है जो इस जगह का मालिक है। मैं तुम्हारे लिए भी कर सकता हूँ। शोहरत, पैसा, तुम जो चाहो वो तुम्हारा हो सकता है। मुझे उसकी हताशा अजीब तरह से सुकून देने वाली लगी। मुझे लगा जैसे मैंने उसे हरा दिया है, और बस ऐसे ही मैं बाहर आ गया। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, मैंने उसे मेरे पीछे सीढ़ियों से ऊपर भागते हुए सुना, लेकिन इससे पहले कि वो ऊपर भागता, उसने एक ऐसी बात बोली जिससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अब मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम जहाँ भी जाओगे मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा। ये कहते हुए वो ऊपर भाग गया। मैं बाहर निकला, दरवाज़ा बंद किया और राहत की सांस ली। मैं कुछ देर के लिए अपनी कार में बैठा रहा और ये समझने की कोशिश कर रहा था कि मैंने जो कुछ भी देखा है वो सच था या नहीं। मुझे पता था कि पूरी पुलिस फोर्स में ऐसा कोई भी नहीं होगा जो मेरी बात पर विश्वास करेगा। मैंने अपने कार में पड़ी एक्स्ट्रा बैटरीज को अपने रेडियो में डालने से पहले कुछ देर तक सोचा कि मैं उनसे क्या कहूँगा, और जैसे ही मैंने ऐसा किया, एक आवाज़ ने ज़ोर से पुकारा, यानी ब्रावो 26, कृपया अपडेट करें। मैं बहुत देर तक बैठा रहा क्योंकि उन्होंने एक ही वाक्य को बार बार दोहराया, और फिर आखिरकार मैंने अपना रेडियो अपने मुंह के पास लाया और मैंने बोला, यानी ब्रावो 26 दिस साइड। ये सिर्फ एक पॉकेट डायल था। ओवर एंड आउट। अब इस बात को हुए 3 साल हो चुके हैं। मैं अपनी पुलिस की जॉब से रिटायर हो गया हूँ, या सच कहूँ तो मैंने खुद ही वो जॉब छोड़ दी। मैं कभी कभी ये सोचता हूँ क्योंकि शायद सच में अगर मैं अपने काम में इतना बिजी ना रहता तो मैं अपनी बीवी को उस रात उस कार एक्सीडेंट से बचा सकता था। क्या मैं उसे खुद पिकअप करने जा सकता था? मुझे नहीं पता, और शायद कभी पता भी ना चले। उस बिल्डिंग में वो जो भी चीज़ थी उसके बाद फिर मुझे कभी नहीं दिखी, लेकिन जो प्रश्न उसने मेरे दिमाग में छोड़ दिए थे वो मुझे हर पल परेशान करते थे। वो चीज़ ने मेरे दिमाग के साथ ऐसा खेल खेला था कि अब मुझे जीने से ज़्यादा मरना आसान लगने लगा है। इसीलिए मैं अब उन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने जा रहा हूँ जो उसने मेरे दिमाग में छोड़ दिए हैं। मैं अपनी बीवी के पास जा रहा हूँ। तो दोस्तों, यहीं ख़त्म होती है हमारी आज की ये कहानी। आपको कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और डरावनी कहानियों के साथ।